हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जून। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगातार जो है सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस या हम बात करें रेलवे, एसएससी या जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो इस टॉपिक को आज बड़ी मजबूती से पढ़ेंगे हम, और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बगल में प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ठीक है। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। यूँ तो ये वीडियो पहले भी अपलोड की गई थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, सो दोबारा फिर हमने ये अपलोड की है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो आज की। सो आज की क्लास में हम देखें सबसे पहले ग्लोब क्या है ना। जो गोल आकृति का ग्लोब होता है उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। इसको जानेंगे बिल्कुल और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा, इनका यूज़ क्या है, ठीक है। सो बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। सबसे पहले हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब वास्तव में जो पृथ्वी है उसका एक प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब ग्लोब पर बात करें तो दो प्रकार की रेखाएं अंकित होती है। एक जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और दूसरी दोनों ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं हम पृथ्वी की, जैसे दिशा का हम निर्धारण कर लें तो ये हो गई हमारी कौन सी, वेस्ट या ईस्ट, वेस्ट या पश्चिम, ये ईस्ट हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी जैसा आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, परिभ्रमण करती हुई सूर्य का परिक्रमण करती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके आधार पर क्या होता है, दिन और रात, है ना। अब इस वीडियो को जो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ है या जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है, इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारा लेक्चर 2 या 3 है ज्योग्राफी का, उसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो के बाद। सो शुरू कर, आज इस पर आते हैं टॉपिक पर। तो अगर हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी के परिभ्रमण की, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं हैं उसकी पश्चिम से पूर्व की ओर अंकित होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें हम कि दोनों ध्रुवों को जो बराबर भागों में बांटती है, ये पृथ्वी जो दोनों ध्रुवों को, या हम बात करें दोनों गोलार्धों को या पृथ्वी को तो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा, या इंग्लिश में कहते हैं हम इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसको हम। अब अक्षांश रेखा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है ना। अक्षांश रेखा क्या होती है, तो विषुवत रेखा देख पा रहे हैं हम, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो पृथ्वी के जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसके समानांतर ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो दोनों ध्रुवों को जो बराबर भागों में विभाजित करती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके समानांतर, ठीक है, समानांतर जो पैरेलल कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब कोणीय दूरी कैसे, जैसे हमें निकालना है, हम बात करें अगर 15 डिग्री पर हमें निकालना है क्या, जो अक्षांश रेखा है 15 डिग्री पर निकालनी है, तो हम कोण खींचेंगे 15 डिग्री का, यहाँ 15 डिग्री का। 15 डिग्री के कोण के बाद इसी के समानांतर हम पैरेलल लाइन खींचेंगे विषुवत रेखा के, तो हमको क्या प्राप्त होगी, 15 डिग्री अक्षांश रेखा प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार से हम डिग्री वाइज जितनी कोणीय दूरी पर हम निकालेंगे अक्षांश रेखा निकलती जाएंगी, ठीक है। और अंत में हम अधिकतम बात करें तो 90 डिग्री खींच सकते हैं, समझ रहे हो आप, 90 डिग्री ही खींच सकते हैं। तो अधिकतम कितनी कोणीय दूरी याद की जा सकती है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं एक गोलार्ध में, ठीक है। अब बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, जैसे 23.5 डिग्री। अब हम बात कर लें, अगर ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा है उसको हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और इसी प्रकार जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार हम देखें, अगर 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसे हम कहते हैं क्या, मकर रेखा, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है।
इसी प्रकार जो 90 डिग्री हमने उत्तरी गोलार्ध में देखी, इसी प्रकार 90 डिग्री हम अधिकतम कहाँ खींच सकते हैं, साउथ पोल पे 90 डिग्री। तो इसी प्रकार 90 डिग्री हमें क्या प्राप्त हुई यहाँ, अक्षांश रेखा, जो कौन सी है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो अब हम बात करें कि क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं या ग्लोब पर। तो देखिए 90 आप देख पा रहे हो, अधिकतम हम उत्तरी गोलार्ध में खींच सकते हैं और 90 ही हम दक्षिणी गोलार्ध में खींच सकते हैं। तो कितनी होगी हमारे पास, 90 उत्तर की और 90 दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जो विषुवत रेखा जो पृथ्वी को तो बराबर भागों में विभाजित करती है, वह भी तो एक अक्षांश रेखा है, क्योंकि समानांतर ही तो है, पृथ्वी को तो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो इसको और ऐड करेंगे हम। सो एक और ऐड की हमने, तो कितनी हो गई है, 181। सो हमारे पास हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं, तो विषुवत रेखा सहित 181 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर अक्षांश रेखाओं की, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे बात करें हम, तो इसी प्रकार से 90 कुल खींची जा सकती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो 2 अक्षांश रेखाएं आती हैं, जैसे 0 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे करके 90 तक आ गई यहाँ। तो अगर हम बात करें, ये 23.5 डिग्री देख पा रहे हो आप अगर, जी 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इन दोनों के मध्य कितनी दूरी होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। ठीक है, अब आप इसको 23-23.5 डिग्री ना जोड़िएगा, जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री तक ही है, ये 111 किलोमीटर की दूरी है। और अगर बात करें हम, तो इन दोनों के मध्य जो दूरी है, बीच की दूरी 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य, उसको हम कहते हैं जोन या फिर कटिबंध। ठीक है, देख लिया आपने। एक बार और रिपीट करते हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, और 2 अक्षांश रेखाओं को बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध। आप घबराई मत, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं मैं, जैसे समझने में आसानी होगी कि अब देशांतर रेखाएं क्या हैं, है ना, देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। ठीक है, अब तो देशांतर रेखाओं में हम देखें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। चूँकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो हम अगर गोलाकृति की बात करते हैं तो इसको हम 4 चतुर्थांशों में बांट सकते हैं, है ना, 4 चतुर्थांशों में बांट सकते हैं। 90 डिग्री के 4 चतुर्थांश बढ़ते हैं, इसी प्रकार 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई, 360। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी गोल है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी कितनी हो गई, 360। ठीक है, जैसा हमने देखा कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, और उसके मध्य दूरी को क्या कहते हैं हम, जोन या कटिबंध। सो इसी प्रकार 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे, क्या कहते हैं, गोरे। और अगर हम बात करें इनके मध्य दूरी की, तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे विषुवत रेखा के हम ऊपर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में नीचे जाएं, तो चौड़ाई या दूरी कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्थान के आधार पर असमानता पाई जाती है। तो स्थान विशेष के माध्यम से हम कह सकते हैं, सर्वाधिक अगर दूरी की बात करें तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी है, और वह दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। सो हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्लोब पर सर्वाधिक विषुवत रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है। तो कह सकते हैं हम कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में आएंगे, सो दूरी या कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं देखी। और एक बात और ध्यान रखिए आप, कि जो अक्षांश रेखा है वो वृत्त के रूप में होती है, और उसमें 179 सर्कल पाए जाते हैं किस पे, अक्षांश रेखाओं में, या कुल 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसका यूज़ क्या है। सो अक्षांश रेखाओं का यूज टेम्परेचर या हम करें लोकेशन को देखने के लिए किया जाता है। जैसे बात करें कि कह सकते हैं 90 या 70 डिग्री अक्षांश रेखा पर ऐसे कोई चीज़ लोकेट करनी हमें, तो वो ऐसे निर्धारण किया जाता है, या टेम्परेचर मापा जा सकता है।
और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो समय निर्धारण का मुख्य आधार यही होती है। अब जैसे हम बात कर लें कि जैसे आप लोग को पता हो कि किसी देश में कहीं रात होती है, कहीं दिन होता है, समय अंतराल अलग अलग रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ेगी उसी आधार पर तो दिन रात या समय रहेगा। सो इसके लिए विश्व स्तर पर एक मीटिंग हुई कि एक समय निर्धारण एक आधार बनाना चाहिए जिसके आधार पर सभी देशों का समय होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए विश्व स्तर पर 1884 में वॉशिंगटन अमेरिका में एक मीटिंग हुई वॉशिंगटन में तय किया गया कि विश्व स्तर पर समय का निर्धारण एक आधार पर होना चाहिए और वह जगह निर्धारित की गई ब्रिटेन का लंदन शहर। यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। इसी स्थान के आधार पर सभी देश अपना अपना समय मिलाएंगे। सो ये होकर जाती ग्रीनविच शहर से, तो इसको हम GMT भी कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे एक और चीज़ देखें कि अक्सर हम मोबाइल में देखते हैं कि भारत की जो समय है वो कितना रहता है, 82.5 डिग्री GMT इस प्रकार लिखा रहता है। अब इसको समझने में लगता है क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ क्या है। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा पर तो क्या हो गई, लंदन का शहर है, वहाँ समय निर्धारण हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे पूर्व में आएंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, पूर्व में पड़ती जाएगी, पश्चिम से पूर्व की पृथ्वी घूम रही है, तो सबसे पहले पूर्व में किरणें पड़ेंगी, उसके बाद पश्चिम में आती जाएंगी। तो यहाँ समय या दिन पहले होगा या सूर्योदय पहले होगा, बाद में पश्चिम की दिशा में होगा। तो जैसे यहाँ कहीं 1 डिग्री हो गई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 82.5 डिग्री यहाँ भारत में 82.5 डिग्री भारत की स्थिति है देशांतर रेखा पर। सो इसीलिए समय निर्धारण के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है भारत के दृष्टिकोण से। सो इसलिए ये लिखा रहता है। अब जैसे हम बात कर लें कि इसका समय का ऐसे देशांतर रेखाओं से कैसे निकाला जाता है समय, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 डिग्री जैसे देशांतर रेखा पर बात करें हम, तो प्रत्येक डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतराल रहता है। उसी प्रकार हम बात करें अगर 15 देशांतर रेखाओं पर, तो कितना रह जाएगा, 15 चौक 60 मिनट। 60 मिनट पे 15 देशांतर रेखा होंगी या 1 घंटे में। तो इस प्रकार से हम निर्धारण कर सकते हैं। ऐसी 82.5 डिग्री पे निकाले हम, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर हम 4 का गुणा करें तो इसी प्रकार से निकल आएगा 330 निकल आएगा। 330 में अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें इसको, तो 60 से हम करेंगे इसमें भाग। सो 6 5 30 और 30 बचे। सो इसी प्रकार से हमारा आ गया 50। और जैसे कि हाफ है जी, तो मिनट में कह सकते हैं आप, क्योंकि 1 मिनट में या 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 50 का हाफ कितना हो गया, 3.5। तो कह सकते हैं हम कि जो लंदन शहर है उससे भारत की इतनी स्थिति कितनी होती है, 50.5, या हम कह सकते हैं 5.5 घंटे आगे रहती है। अब बात करें हम अगर ये प्लस भी लिखा रहता है, जैसे भारत की स्थिति पर ये स्थिति रहती है कि 5.5 घंटे प्लस GMT। सो अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो प्लस रहता है समय, और पश्चिम की ओर आएंगे तो माइनस रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय पूर्व में पहले होता है, तो इसी आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। थोड़े और कुछ तथ्य देख लेते हैं कि जैसे 5.5 घंटे आगे रहती है जो 82.5 डिग्री GMT रेखा है, वो भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। सो उस शहर का नाम है इलाहाबाद। भारत के इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और उसमें भी नैनी एवं मिर्ज़ापुर नामक शहर से होकर गुजरती है। तो ये हमारे कुछ तथ्य देखे। सो इसी प्रकार ये वीडियो होती है ख़त्म। सो आप लोगों को उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। और इसके बाद जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है इसकी वीडियो, उसको सॉल्व कीजिए आप, बिल्कुल आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक और बात बता दूं आप सभी को कि जैसा आप सभी को पता है कि श्रृंखला चली आ रही है हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। सो ज्योग्राफी की सीरीज़ और हिस्ट्री की सीरीज़ ये लगभग ख़त्म होने वाली हैं। सो इसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे
क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में, और एंशियंट हिस्ट्री लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है। सो आप लोग विजिट करते रहिए प्लेलिस्ट पे, और जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार आपको ये वीडियो लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।